हेलो हेलो हेलो, एम आई गुड ऑडिबल? गुड हेलो इवनिंग भैया, भैया। गुड इवनिंग हे, गुरु सर। हेलो गुड हेलो हेलो इवनिंग भैया। हेलो। स्क्रीन पे जितनी चीजें मैंने लिखी हैं, अगर ये चीजें आप समझ गए तो मतलब आप बन गए आंसर राइटिंग में टॉपर। क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज है यार, यहाँ से कुछ भी नहीं होता है। बहुत बच्चे आपको हाँ ऐसे भैया मिल लिख जाएंगे लीजिए जो क्या यहाँ पे बात। भर भर के रखे हुए हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। तो फिर आप चेकर को जाके बोल नहीं सकते राइट, कि भैया आप मुझसे पूछ लीजिए, मुझसे बनता था, बस मैं लिख नहीं पाया। वो नहीं चलता इधर पे। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मैंने बोल सकते हो आप लोग भी, जो पहला पॉइंट क्या है? क्वेश्चन क्वेश्चन। क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि पहला, जो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप निकल के आता है वो है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, राइट? अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, तो आप आंसर कैसे करोगे? सैंपल पेपर में मैंने नोटिस करा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते हैं। आप अगर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप कितना भी प्यारा आंसर क्यों ना लिख दो, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 0 मिलेंगे। अब क्या होता है, अब आप बोलोगे भैया क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको यह देखना है कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, राइट? क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कोई एक चीज के बारे में? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दो चीज के बारे में? क्वेश्चन पूछ रहा है तीन चीज के बारे में? तो ये अलग अलग टाइम पर आपको देखना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब यहां पर एक और बहुत अच्छी ट्रिक आती है जो आप फॉलो कर सकते हो, वो क्या है कि अगर कभी बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन समझ में ना आया तो आप हिंदी वाला क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, राइट? ये आप लोगों ने ट्राई करा है? कभी काम किया है ये आपके लिए? हाँ 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 हाँ, किया है हाँ किया है। यस भैया, हमने तो हिंदी में 10th में करा था। टेंथ में कर बहुत जाता बार, है, ठीक टेंथ है। में बहुत बार बहुत बार बहुत बार। तो ये चीज काम कर जाती है जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हिंदी में, तो हमें सर समझ में आ मुझे जाता हिंदी है। नहीं समझ आती सर। हाँ, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते, हिंदी मीडियम वाले तो भाई अब हिंदी में दिया आपके पेपर में, अगर इंग्लिश में देता तो आप वो देख सकते हैं। एक यहाँ पर और पॉइंट निकल के आता है कि कई बार हिंदी भी समझ में नहीं आएगा। आप बोलोगे यार इंग्लिश भी समझ में नहीं आया, हिंदी भी समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, सुनने में आपको कितना भी बुरा क्यों ना लगे, अगर आपको हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वो सिलेबस आपका अच्छे से नहीं हुआ है। क्योंकि बोर्ड में कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जो समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई ये तो क्या आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो वो होता है कौन सा क्वेश्चन? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। आप चाहो तो लिख सकते हो वैल्यू बेस्ड हाँ, क्वेश्चन, कि वैल्यू वो बेस्ड आपसे क्वेश्चन। पूछ रहा है कि इस चैप्टर से आपने क्या समझा। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। अब यहां पर कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा यार कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, राइट? कभी ना कभी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कुछ तो दिमाग में था, लेकिन अब कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम 2 सेकंड के लिए बैठेंगे। सबसे पहले तो हमें यह क्वेश्चन करना है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है। यूट्यूब पर ऐसी बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, अरे आप तो पूरी बुक को लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, वो चक्कर में मत फंसना। चैप्टर का वेटेज रहता है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आया है वही आंसर आप लिखोगे। तो ये नहीं कर सकते कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में आप लिख के आ रहे हो अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर और यूएन लिख के आ रहे हो, और चेकर 0 देके आपको बोलेगा भैया जाइए, फिर आप खुलवाते रहना कॉपी, मार्क्स नहीं मिलते हैं क्योंकि वेटेज है, राइट? हिस्ट्री में कोई हम्म। बुक का वेटेज है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बुक का कोई भी चैप्टर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। जिस चैप्टर से क्वेश्चन आया है वही चैप्टर आप लिखोगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चैप्टर समझेंगे कि यार ये वाला क्वेश्चन विजयनगर का लग रहा है, ये वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये सोशल इनइक्वालिटी से आया है सोशियोलॉजी में, या फिर प्राइमरी एक्टिविटी से आया है, कहीं से भी आया है। फिर सेकंड स्टेप निकल के आएगा कि अब उसमें से किस टॉपिक से आया, राइट? बहुत रेयरली ऐसा होगा कि 3-4 टॉपिक मिलके क्वेश्चन आएंगे, कभी नहीं आते, आते ही नहीं है। या तो ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2 टॉपिक बन जाएंगे, या एक ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? टॉपिक। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है जो मतलब आप स्मार्ट वर्क में गिन सकते हो, ये हो कि एक बार आपको टॉपिक पता चल गया ना, अब क्वेश्चन कोई भी आ जाए आंसर वही है। अगर आपको पता चल गया कि ये शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस पूछ रहा है, तो क्या कोई और क्वेश्चन बन सकता है उस टॉपिक से? बताओ, एक क्वेश्चन भी बन सकता है, बताओ आप लोग। नहीं नहीं, नहीं भैया, नॉट, डेफिनेटली नहीं नॉट, भैया। नहीं बन सकता, डेफिनेटली नॉट। पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां दिमाग दौड़ाना ही नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लिखा, आखिरी में एक वर्ड ऐड करा बिकॉज, एज फॉलोज, और हमारा आंसर हमारा हो गया चालू, और हमने कंक्लूजन लिख दिया। पहला पॉइंट सबको क्लियर है? क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है। यस आप भैया। चैट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है? हमारे प्यारे जी प्यारे जी भैया, इंट्रोवर्ट्स सही है चैट्स में लिख सही दिए। है सही है सही है सही है। तो हाँ आप भैया ये, समझ आ गया। अब इसके बाद सेकंड नंबर पर स्टेप निकल कर आता है, वो है मार्क्स। कि अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया, लेकिन वो क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आया है? 6 के लिए आया है, 5 के लिए, 4 के लिए, 3, 2, 1, 8, कितने मार्क्स के लिए आया है?
जितने मार्क्स का क्वेश्चन उस हिसाब से हम उसको आंसर करेंगे। क्या होता है, वो होता है ना, जब हमारे अंदर कुछ रहता है तो हम उसको भर भर के बताना चाहते हैं। अभी जैसे अगर मैं किसी का माइक ऑन करवा दूं तो बोलेगा भैया मैंने आज सुबह से ऐसे पढ़ाई करी, ये करा वो करा, भले ही मेरा क्वेश्चन नहीं है वो। तो ये चीज बोर्ड एग्जाम में अच्छी नहीं लगती, राइट, कि क्वेश्चन आया 2 मार्क्स के लिए और आप बता रहे हो कि भाई ये भी है वो भी है, ये नहीं करना है। तो मार्क्स देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आएगा, भैया 8 मार्क्स में तो हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आते तो बनते ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। 8 मार्क्स में सिर्फ वही क्वेश्चन आएंगे जो 8 मार्क्स के। आपको कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो 4 मार्क्स का है या फिर 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। हिस्ट्री में 3 नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। हमेशा उतने ही मार्क्स का क्वेश्चन है जितना आपकी बुक में दिया हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 2 क्वेश्चन को जोड़ दिया जाता है। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय शॉक थेरेपी, कोई 4 कॉन्सिक्वेंसेस, तो 4 कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कितने मार्क्स, 4 मार्क्स। और 4 मार्क्स। और शॉक थेरेपी की डेफिनेशन 2 मार्क्स, तो 6 मार्क्स हो गया। 6। तो ये हो गया आपके टोटल मार्क्स जो आपको देखना है। चैट पे लिख दो, क्लियर है इतना कि मार्क्स देखना बहुत जरूरी है। कभी भी खुद को एक्स्ट्रा एक्सप्रेस नहीं करना है। वो कॉल पे चलता है, अरे बाबू सोना आप समझ नहीं रहे हो, मेरी गलती नहीं थी, मैंने ये करा नहीं था, वो अपने आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ करिए, ये बोर्ड में मत करिए भाई। बोर्ड वाले बोलेगा यार, एक चाटा मारेगा कि भाई कॉपी में 0 देके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ नहीं चलती ये सब चीजें। अरे सर मजाक मोए बना मोए रहे हो हो यार। जाएगा, मोए मोए हो जाएगा उसका। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहा है, नीड या फिर डिमांड। वो क्वेश्चन की क्या नीड्स हैं या फिर वो क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। अब ये नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले, चलो थोड़ा चैट से बताओ, पहला यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में कहाँ इलेक्शन हुए थे, इंडिया के कौन से पार्ट में हुए थे? मणिपुर 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 मणिपुर, हाँ जबलपुर में नहीं हुए थे, मणिपुर में हुए थे। राइट राइट राइट, हाँ मणिपुर। तो मणिपुर में हुए। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया कि भाई मणिपुर ने इंडिया को क्यों ज्वाइन करा और मणिपुर में इलेक्शन क्यों हुए, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2 में डिवाइड हो गया। तो 2 मार्क्स में हम 2 पॉइंट्स लिख देंगे कि भाई वहां के लोगों ने प्रेशराइज करा, ये सब हुआ, इलेक्शन हो गए। दूसरा हम लिख देंगे कि भाई इंडिया का सब था, इंडिया ने उनको बोला, उन्होंने साइन करवाया, इंडिया से मर्ज हो गया, हम 2 पॉइंट मिला देंगे। अब यहाँ पर एक और पॉइंट निकल कर आता है कि इन सब के बाद बहुत सारे लोग थे जो खुश नहीं थे, राइट। आखिरी लाइन निकल कर आती है कि बहुत सारे लोग आज भी खुश नहीं है। क्या क्वेश्चन ये चीज पूछी आपसे? नहीं। अब अगर आप स्टार्टिंग में ये लिख दोगे तो क्या मार्क्स मिलेंगे आपको? नहीं, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ठीक है, काम चलाने के लिए ठीक है, लेकिन इसमें मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन की नीड क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि, एक एग्जांपल देता हूं कि 3 कॉजेस बताओ या 3 कॉन्सिक्वेंसेस बताओ, ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अपना दिमाग दौड़ाते हैं, 6 लिख के आ जाएंगे। 6 लिख दिए, कितने मार्क्स सर एग्जांपल में सर जैसे चैलेंज जो क्या क्या थे? नहीं सर देख, बात मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे 3 पॉइंट सर एग्जांपल, एक मिनट एग्जांपल हम सबको क्लियर है। पहले एक प्रेजेंटेशन करते हैं फिर मैं सुनता हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 3 बताना है आपको। क्या आप 6 बताकर बहुत स्मार्ट हो जाएंगे, आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, या सिर्फ 3 मिलेंगे आपको? यस या 3 मिलेंगे? 3 मिलेंगे क्योंकि आप तो छोटे छोटे लिख दिए। यहाँ आपको क्या करना चाहिए था? 3 पॉइंट्स बनाने थे और उस 3 के अंदर आपको एटलीस्ट 2-2 पॉइंट लिखने थे, राइट। कि भाई 2 6 मार्क्स हो गए। ये होता है तरीका, ठीक है। भैया मैं आपको बात बताऊं, ये ऐसा वाला जो आप बताएं, ये आपने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में ऐसा ही 3 किए हुए, लेकिन इसको ऐसे ही करना। हाँ ऐसे ही दिया हुआ, मैंने क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। ये क्लियर है भैया मार्क्स में क्या होता है कि एक बार क्वेश्चन आया था तो मैंने उसमें लिखा था अराउंड 2 पेजेस का, पॉलिटिकल में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो मैम ने उसमें मार्क्स कट करे थे, बोला था कि अगर 6 मार्क्स का है ना तो कम से कम 3 जो आंसर शीट वाले पेज होते हैं वो भर के आओ। नहीं इस पे भी तो बहुत कंफ्यूजन था। नहीं ऐसा नहीं रहता है मैडम। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, वो वाला क्वेश्चन पढ़ा है आप लोगों ने कि अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं तो कौन सा क्राइटेरिया आया हुआ है? हाँ भैया, चाहिए बजट में, आप उसको एक लिख के जाओगे आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये टॉपिक नहीं है। ये है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन की क्या नीड है। क्लियर? हेलो भैया। हाँ एक और कि क्या कहते हैं, जब स्कूल में 6 मार्क्स क्वेश्चन लिखो ना तो सर बोलते हैं कि अब तो मार्क नहीं है और नंबर काट देते, लेकिन ये नहीं बताते कि नंबर क्या छोटा क्या उसमें।
देखो यार, स्कूल में मार्क्स काट दिए जाते हैं, मैं बिना कॉपी देखे एक जजमेंट तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन स्कूल में सबके मार्क्स कटते हैं। या कोई ऐसा है जिसको स्कूल में बहुत बहुत मार्क्स मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिलते, अरे तो भैया टीचर भैया 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 गुरु भैया आप एक बात बताइए, क्या है मेरे हिस्ट्री, ये पहले आप इस बात से हम मानेंगे कि नहीं कि मेरे हिस्ट्री का टीचर क्या बोलता है कि 8 नंबर के क्वेश्चन में 4-5 पेज होने चाहिए और एक भी लाइन छूटे ना। आप उनसे बोलना सर प्लीज एक सैंपल आंसर दे देंगे आप मुझे, मैं वो सैंपल याद कर लूंगा। भैया सच्ची में मेरे स्कूल में भी यही बोले थे कि अगर नहीं, इतना बड़ा मैं जितना इस बड़ा topic पे आ मार्क्स रहा है हूँ, उतना अनिका। पेजेस कर। नहीं, मैं आंसर दूंगा, भैया, पेजेस का भी बहुत आंसर दूंगा। बहुत एक मिनट, इसका भी आंसर दिया जाएगा। पहले फ्लो नहीं तोड़ते हैं। अब नीड एंड डिमांड के बाद ना एक चीज है जिसको हम मिस नहीं कर सकते, वो क्या है? नॉलेज। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, नीड तो आगे बन ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे? अब बन ही नहीं रहा है तो आप क्या करोगे, राइट? तो नॉलेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कि आपका नॉलेज किस लेवल पे है। अब क्वेश्चन है तो बोल दिया भाई 6 कॉन्सिक्वेंसेस बता दो, लेकिन दिमाग में अगर 2 ही आ रहे हैं तो इंसान क्या करेगा, राइट? तो क्या सर यहाँ होता पर है तो सारे इंटेलिजेंट है। क्या? हाँ तो भाई साहब, कोई पिट रहा है या कोई पीट रहा है? चलो ठीक है, नॉलेज ठीक है, नॉलेज बहुत जरूरी है। तो अब नॉलेज से यहाँ मेरा ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई करो, वो तो आपको पता है। अब एग्जाम दे रहे तो वहां तो बुक नहीं खोल सकते, राइट? तो क्या होगा, हम क्वेश्चन को सब कुछ समझने के बाद ये भी देखेंगे कि हम लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। अच्छा, ये सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर आपको ये प्रोसेस करना हो ना, इसमें कुछ सेकंड्स लगते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये है, इतने मार्क्स का है, ये नीड है, ये नॉलेज है, चलो ठीक है, रिवीजन ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब अगर नॉलेज है तो ठीक है। अब नॉलेज को क्या करना होता है, हमको सही तरीके से दिमाग में उसको वो करना होता है, क्या बोलना चाहिए, इमेज बनाना पड़ता है, राइट? जैसे कि यार, अगर ये क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी गई हैं, तो मेरे ये 3 फ्लो चार्ट बन सकते हैं। इन फ्लो चार्ट में 2-2 पॉइंट बन जाएंगे, 3-3 पॉइंट बन जाएंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। तो नॉलेज को किस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अब नॉलेज नहीं है तो यहां पर 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि भाई क्या ऑप्शन है, दूसरा चॉइस है क्या। कई बार होता है ना कि ये कर लो या फिर ये वाला क्वेश्चन कर लो। बहुत सारे बच्चे पहले कर लेते हैं, फिर आखिरी में काटते हैं कि अरे भाई ये तो गलत हो गया, चलिए 15 मिनट भी चलेगा, क्वेश्चन भी चला गया, अब नया कर लेते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? पूरा करने के बाद अक्सर करते हैं, होता है। तो अब ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये पहले ही हमको देखना पड़ेगा। और इसके बाद अब एक और यहाँ पर पॉइंट आता है, ये भी आप नोट करो, वो ये है कि कई बार हमसे लगता है कि हमसे नहीं बन रहा, लेकिन हमने अगर पढ़ा है तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो चीज होती है, राइट? कि यार थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो याद आ जाएगा। तो जब आप ऊपर वाले स्टेप्स फॉलो करोगे तो वो चीज भी आपसे बनने लगेगी। अब यहाँ पर कुछ और तेजस्वी बच्चे आएंगे, वो क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अभी तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आखिरी में सब कुछ आ जाएगा। आखिरी में सब कुछ मुझे अपने आप मिरेकल होगा कि मुझे पूरा आंसर बनने लगेगा। करते हो कि नहीं करते हो? और फिर आखिरी में बोलते हो यार ये आंसर तो छूट ही गया, ये तो रह गया मुझसे। मतलब एमसीक्यू में मैंने देखा है, 4th गायब है, 5th गायब है, 6th गायब है, और आखिरी में वो गायब ही है। अरे भैया टाइम ही नहीं बचा। तरीका क्या है? तरीका यह है कि इस समय जो बन रहा है वो हम करेंगे, जो इस समय हमें सही लग रहा है वो हम करेंगे। हाँ, क्वेश्चन आंसर में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बनता है लेकिन उसका कोई एक पॉइंट क्लिक नहीं हो रहा है, जिस चक्कर में आपका वो आंसर आपसे नहीं बन रहा, तो आप रुक सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए कई बार होता है ना कि बस जैसे इंग्लिश में बस नाम याद नहीं आ रहा है, बाकी तो पूरा आंसर याद आ रहा है, कैरेक्टर का नाम बस क्लिक नहीं हो रहा है, तो वहां आप छोड़ सकते हो। या फिर आप पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हो तो आपको बस ईयर याद नहीं आ रहा है कि यार ये आंसर पूरा बन जाएगा, लेकिन बस ये ईयर याद नहीं आ रहा है, तो ऐसी जगह आप क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो। क्लियर है इतना? जी। बिहार घूमो बिहार। इतना क्लिक हुआ है सबको? एक बार बताओ। ठीक। अब इसके बाद अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप निकल कर आता है, इम्प्लीमेंटेशन, जो मैंने आपको बताया कि अब हमें इसको लिखना है, राइट? इसको लिखना है। तो सबसे पहले मैंने इम्प्लीमेंटेशन में लिखा हुआ है मार्क्स। वही पॉइंट निकल कर आता है कि क्वेश्चन जितने मार्क्स का आया है, वो आंसर में हम कितने मार्क्स में लिखेंगे। मुझे आप लोग बताओ, 6 मार्क्स में आपसे 3 पॉइंट्स पूछे गए, तो 1 पॉइंट्स के कितने मार्क्स हो गए? 2 6 पूछे गए तो कितने हो गए? 6 पूछे हो गए। अब आपको 2 मार्क्स में 4 पूछे गए तो कितने हो गए? भाई कौन कर रहा है? नाम बता दो बस, तो वो बैन हो जाएगा। रिमूव हर्ष। एक भैया म्यूट कर दो, जो राइज हैंड करेगा उसी को बोलने दो। ठीक है, ऐसा कर दो भैया, नहीं तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। हर्ष आखिरी वार्निंग है, आप भी थोड़ा फायदा उठा ले क्लासेस का, वरना फिर मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है? टेस्ट में जो अच्छे क्वेश्चन पूछेगा उसी को ले लेना। ठीक। ऐसा कर दो, नहीं तो भैया ये बहुत करो, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, सब अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे हैं। हाँ, अब नहीं आएगा।
सबको लगता है कि कुछ नहीं होगा इसलिए लोग करते हैं भाई। अब ऐसा किसी को निकाल दें और उसका नॉलेज पीछे रह जाए, वो भी तो अच्छा नहीं है ना। छक्का बिहारी बाबू प्लीज 2 मिनट आप लोग वेट कर लें। भैया मैं 11th में हूँ छक्का। भैया उसकी आइडेंटिटी बता रहा है वो, कुछ नहीं है और। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई सही बोले, सही किया। ठीक, और कोई जो निकलना चाहता है? नहीं ठीक किया, बहुत सही। क्या होता है यार, आपको लगता है ये करके मुझे कुछ फर्क पड़ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप कुछ नहीं सीख रहे, आप चलेगा, ठीक है, मेरी तो आदत है, मुझे क्या लेना देना। हाँ चलो, अब हम बात कर लेते हैं मार्क्स की। तो अब आपको, मुझे एक और क्वेश्चन मेरा रह गया था कि अगर 2 मार्क्स में 4 पॉइंट्स पूछे गए तो एक का कितना हो गया? एक पॉइंट कितने मार्क्स का हो गया? एक पॉइंट का 2 मार्क्स हो गया। हाफ एक- हाफ हाफ। 0.5 अभी गेट का एग्जाम देना है, सीयूटी में नहीं देना है। हाँ, मतलब ठीक है, हाफ हो गया, Sorry, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हाँ कॉमन, मुझे आप एक चीज बताओ कि जिस चीज में जितना हमको प्रॉफिट होगा हम उतने ही एफर्ट देते हैं, राइट? अब आपसे बोला गया है कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसमें 4 चीजें आपसे पूछी गई हैं, तो आपको सिर्फ नेम मेंशन करना है क्योंकि आधा मार्क मिलने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपसे 2 मार्क्स में कोई एक डेफिनेशन पूछी गई है तो उसको आप 7 लाइन का 6 लाइन का लिखेंगे क्योंकि एक ही उसमें आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब 4-5 आपसे बोला लाइन गया का। है कि भाई किसी चीज के 3 कॉन्सिक्वेंसेस बताइए, लेकिन वो 6 मार्क्स में आया है, तो एक कॉन्सिक्वेंस की वैल्यू कितनी हो गई? 2। 2 मार्क्स। तो मतलब आपको उसके अंदर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स मेंशन करना पड़ेंगे कि नहीं करना पड़ेंगे? करना पड़ेंगे। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपसे नहीं बनेगा, बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। हमेशा याद रखो, एक पॉइंट के लिए, एक पैराग्राफ के लिए मैक्सिमम कितने मार्क्स मिल सकते हैं हमको? गैस करो जरा, कितने मिल सकते हैं मैक्सिमम? 2 मार्क्स। 2 से ज्यादा नहीं मिलते, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं मिलते। इकोनॉमिक्स में कुछ केसेस में 3 मिल जाते हैं, लेकिन बाकी किसी में भी नहीं मिलते। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 6 मार्क्स में 3 फ्लो चार्ट बना के एकदम सही आंसर लिख कर आओगे 3 पॉइंट्स में, तो आपको 6 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में कुछ और भी चीजें हैं। वो क्या है? सबसे पहले वर्ड। आपके दिमाग में अगर वर्ड्स हैं कि भाई मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, इससे ये पॉइंट निकल रहे थे, तो आंसर लिखने में कम टाइम लगेगा या फिर ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। कम लगेगा, बहुत कम। हम लोग एनसीईआरटी तो पूरी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो टर्म्स हम याद नहीं करते, तो हमको सोचना पड़ता है। लेकिन जब हमें वो टर्म्स याद रहते हैं तो फिर हमें दिक्कत नहीं होती। कई बार टर्म्स रहेंगे, कई बार लाइंस रहेंगी। भाई ये लाइन लिखने, जैसे कोई भी डेफिनेशन है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अभी पी का एग्जाम आ रहा है, आपको डेफिनेशन लिखना है तो वही लिखना पड़ेगी। वर्ड्स मतलब कुछ टर्म्स, जैसे हमारे साइकोलॉजी में साइकोलॉजी के टर्म्स है, पॉलिटिकल में। आपने नोटिस करा है कि हर बुक का अगर आपको इतना टेक्स्ट निकाल के दे दिया जाए तो आप पहचान जाओगे वो किस बुक का है, भले ही वो चैप्टर आपने ना पढ़ा हो। कुछ टर्म्स होते हैं जो उसको क्यों बनाते हैं। जैसे मेरा है, मैं कुछ वर्ड्स हूँ जो फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ, राइट, तो वो मुझे मेरे वर्ड्स हैं। ऐसे हर किसी का अपना अपना रहता है, सिर्फ बुक्स का अपना रहता है। तो इस पे आपको करना है काम। और इसके यस भैया एक सवाल था, ये वर्ड से ही लेके, वर्ड लिमिट से लेके जो अभी आप बता रहे हो, कर ले उसके सवाल। वर्ड लिमिट पे आ रहा हूं मैं इसके बाद। ओके ठीक है। इसके बाद आखिरी हमारा पॉइंट निकल कर आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन से मेरा मतलब क्या है? क्या होता है, जब मैंने कॉपी चेक करी ना, तो मुझे ये चीज खुद क्लिक हुई कि एक चेकर, आप सोचो उसको एक कॉपी चेक करने के कितने रुपए मिलते हैं पता है आपको? 12 रुपए। 12 रुपए। और बढ़ जाता है तो 15 रुपए हो जाता है, कभी 16 रुपए हो जाता है। 12 रुपए क्या आपकी कोई आंसर शीट में देगा 40 मिनट? मतलब कि उसको 40 मिनट दिमाग घूमेगा कि नहीं घूमेगा, राइट? तो वो क्या करते हैं, मैक्सिमम 7 मिनट्स। नो डाउट वो कॉपी पूरी चेक करते हैं, बोर्ड्स पे कॉपी पूरी चेक होती है। लेकिन जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रहता है उतने इजीली वो चेक कर पाते हैं। अब आपने क्या करा प्रेजेंटेशन में, आपने, मैं बोलता हूँ, 3 पॉइंट्स पूछे गए थे, 3 फ्लो चार्ट्स बना दिए, 3 सब हेडिंग्स दे दी, सब हेडिंग्स के नीचे आपने प्रॉपर 6 पॉइंट्स दे दिए। और ये पॉइंट्स देने के बाद फिर क्या होगा भाई, आपका आंसर क्लियर दिखने लग जाएगा। अब चेकर जैसे ही आपकी उस आंसर को देखेंगे उनको क्लियर हो जाएगा कि भाई हाँ इनसे आंसर बनता है, राइट? अब अगर आपके उसमें हल्की सी भी कोई मिस्टेक है, हल्की सी भी मिस्टेक, तो फिर क्या होगा, आपके मार्क्स नहीं कट सकते। मार्क्स आपके बिल्कुल भी नहीं कट सकते। माइक ऑफ है, अब मैं ऑन करूंगा आप लोग के डाउट्स लेने के लिए। मार्क्स आपके नहीं कट सकते। ये हमेशा बहुत अच्छे से याद रखना कि प्रेजेंटेशन से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मतलब आपका आंसर बहुत ही प्यारा है, लेकिन आपने एक डेट गलत लिख दी तो चेकर नहीं काटते मार्क्स, वो बोलते हैं हाँ ठीक है। आपको अगर लग रहा है ना कि ये बात सही नहीं है, आप टॉपर्स की आंसर शीट डाउनलोड करना CBSE की वेबसाइट पे जाके, और वेबसाइट पे जाने के बाद पता है क्या करना, उसके बाद चेक करना, आप खुद गलतियां निकाल लोगे।
यस या नो ऐसा हुआ है कि टॉपर की आंसर शीट में गलतियां दिख जाती हैं कि अरे इन्होंने तो ईयर गलत लिखा हुआ है, अरे इन्होंने तो ये लाइन गलत लिखी हुई है, बट उनको फुल मिले होते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी बहुत मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल, चलता है, चलता है, ये कभी वो नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर मैं एक और चीज बोल रहा हूं जो मैंने ऊपर नहीं बोली, वो ये है, नीड डिमांड वाले पॉइंट में मैंने एक पॉइंट और नोटिस करा था जो आपसे बनना चाहिए, वो ये है कि क्वेश्चन आया 4 मार्क्स के लिए कि ग्लोबलाइजेशन के कोई 4 मुझे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस बताइए। ठीक है, 4, आपने वो 4 लिख दिए। अब अगर आप एक पेज का ऊपर इंट्रोडक्शन लिखोगे तो क्या मार्क्स मिलेंगे आपको उसके एक्स्ट्रा कि नहीं मिलेंगे? बताओ चैट्स में। नहीं, नहीं मिलेंगे। एक पेज का कंक्लूजन लिखोगे उसके भी नहीं मिलेंगे। तो मतलब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के हमें एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहे। तो क्या अगर वो हमारा बहुत बेसिक रहेगा तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे? दिमाग दौड़ाओ, क्या मार्क्स कटेंगे? नहीं कटेंगे, क्योंकि उसका आंसर से लेना देना है ही नहीं, आंसर से लेना देना है ही नहीं। तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में ज्यादा दिमाग पचाने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन जो मन में आ रहा है सिंपल सा इंट्रोडक्शन लिख दो, जो मन में कंक्लूजन आ रहा है सिंपल सा वो लिख दो, और बीच में आपके मेन पॉइंट्स आ जाएंगे। लेकिन अब मैं क्वेश्चन को बदल देता हूं, मैं बोलता हूं कि सार्क के बारे में 4 पॉइंट्स लिखिए और एंड में यह भी बताइए कि सार्क सक्सेसफुल है या फिर नहीं है। अब कंक्लूजन इंपॉर्टेंट हुआ या फिर नहीं हुआ? क्योंकि कंक्लूजन ही बताएगा कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भैया नहीं है, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। अब यहां पर कंक्लूजन के भी मार्क्स आ गए। तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ लोगे कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है तो ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। क्लियर? एक क्लैरिटी आई माइंड में कि कैसे आंसर फ्रेम करे जाते हैं, दिमाग की थोड़ी सी बत्ती जली। परफेक्ट। अब आप लोगों के इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोग हैंड रेज करिए, मैं एक एक करके आप लोगों को। एक्चुअली यार इसमें ना हैंड रेज में गूगल में ना दिक्कत ये है कि 1 मिनट, मुझे 1 मिनट इनेबल करना ही पड़ेगा। इसमें ना एक एक करके ऑप्शन नहीं आता जूम टाइप का। जूम अच्छा है इन चीजों में। वेट भाई, अब कोई हल्ला करेगा तो सॉरी, बट मुझे आपको फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हल्ला वगैरह थोड़ा मत करना। चल, एक एक करके मैं आप लोगों का नेम कॉल आउट करूंगा और आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे। एक जो मन से पूछेगा मैं नहीं सुनूंगा। ठीक है, सबसे पहले हैंड रेज किसने करा है? अनीका गुप्ता। अनीका पूछिए आपका क्वेश्चन। हेलो भैया, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, पूछिए। यस भैया, मुझे पूछना था कि मैंने ना एक तरीका देखा था कि मुझे आंसर के जो भी पॉइंट्स आते हैं ना वो मैं क्वेश्चन पेपर पे लिख लेती हूँ कि ये पॉइंट्स है, फिर इनसे मुझे फ्रेम करना है। तो वो पॉइंट्स अगर मैं क्वेश्चन पेपर पे लिख लूँ तो ऐसा बोलते हैं कि बोर्ड वाले में ऐसे पेपर पे कुछ लिखते नहीं है और ये मार्क नहीं करते, ये नहीं करते। तो वो मुझे उस पे करना चाहिए क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है, या फिर मैं बोर्ड के लाइक लास्ट पेज पे करूँ, रफ पेज पे? क्वेश्चन पेपर में कभी भी कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। हमेशा आंसर शीट के आखिरी पेज में पेंसिल से लिखो, और उसको भी इतना लाइट लिखो कि जब आप इरेजर से उसको मिटा दो तो वो दिखे ना। तो पेपर में आप सब कुछ पीछे लिख लो और आखिरी में उसको इरेजर से गायब कर दो कि दिखना ही नहीं चाहिए। और क्वेश्चन पेपर में कभी कुछ नहीं लिखना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं एक सबके साथ टिप शेयर करना चाहूंगा। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बॉर्डर रहता है, राइट, व्हाइट वाला एरिया, स्पेसिंग जहाँ रहती है। हाँ, जैसे ही आपका क्वेश्चन हो जाए वहां पर एक डॉट लगा दो। ठीक है, डॉट। जैसे ही एक एक क्वेश्चन हो वहां डॉट लगाओ। इससे होता यह है कि जब आप एंड में पेपर देखते हो, डॉट 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 डॉट, और कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है जब डॉट नहीं रहती तो आपको क्लिक हो जाता है कि यार ये वाला क्वेश्चन छूट गया था। राइट, कई बार होता है कि क्वेश्चन दिखता नहीं है, तो डॉट लगाना कभी भी मत भूलो। एक छोटा सा डॉट लगा दो, क्योंकि डॉट में कोई चीटिंग नहीं है। लेकिन एमसीक्यूज को टिक करना ये सब कभी मत करो, ये सब बहुत दिक्कत में डाल देगा आपको। और भैया अगर मैंने रफ शीट में मिटाना भूल गई, लाइक टाइम नहीं नहीं बचा है कटते ऐसा मार्क्स, कुछ, चल तो जाता है। रफ में आप कर सकते हो, वो चल जाता है, इतना बड़ा इशू नहीं है वो। ठीक, थैंक यू। इसके बाद हनी पूछिए। हेलो भैया। हेलो हेलो। तो भैया मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं, मैंने भी नोट किए। एक तो क्वेश्चन ये है कि ऑप्शंस, मतलब कभी क्वेश्चंस में अपने ऑप्शंस मिलते हैं, अपने वो कैसे डिसाइड करें कौन सा करना है? कभी होता है अपने को दोनों आते हैं, कभी होता है दोनों में कंफ्यूजन होती है, वो कैसे अपने डिसाइड करें कि अपने को कौन सा करना है अल्टीमेटली? वो क्वेश्चन जिसमें ज्यादातर बच्चों का आंसर सेम होगा, वो क्वेश्चन करना हमेशा एक सेफर ऑप्शन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, एक क्वेश्चन है जो आपसे आपका ओपिनियन मांग रहा है,
या फिर वो कुछ ऐसा पूछ रहा है जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, और दूसरी तरफ एक क्वेश्चन है जो आपसे डायरेक्टली एनसीईआरटी का पूछ रहा है, जैसे कि 4 कॉजेस बता दो या 4 एडवांटेजेस बता दो, या आपको पता है मैंने 4 एडवांटेजेस लिखे, मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए जो मतलब सेफर साइड वाला है कि हमें पता है ये 4 मेरे सही है, जहां पर चेकर और आपके ओपिनियन के मैच होने की जरूरत नहीं है। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर चेकर और आपका ओपिनियन मैच होना चाहिए, और कुछ जगह ऐसी रहती है जहां पर जरूरत नहीं है। भाई 4 मैंने एडवांटेज लिख दिए, मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था, मतलब कभी क्वेश्चंस में आता है कि मतलब मान लो पूछ लिया कि डेवलपमेंट बताओ, डेवलपमेंट क्या होता है, और बताओ बाद में कि ये पॉजिटिव क्यों होता है, इसके मतलब आर्ग्यूमेंट्स दो, आप ऐसे पूछ लेते हैं। तो मतलब उस टाइम पे अगर आपने देखा जाए तो डेवलपमेंट में कुल मिला के 3 पॉइंट्स बन रहे हैं अपने ज्योग्राफी में, कि एक तो उसकी डेफिनेशन बन रही है, एक वो क्वांटिटेटिव है, और तीसरा ये कि मतलब वो हमेशा पॉजिटिव होता है। बस ये 3 बन रहे हैं। तो अपने जो स्टार्टिंग में अपने होता है इंट्रोडक्शन, उसमें अपने डेफिनेशन लिखिए, पॉइंट्स की डेफिनेशन आएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करें? बोर्ड्स में कभी भी अगर 2 क्वेश्चन साथ में मिलकर आते हैं ना, तो आप नोटिस करना बाजू में 4 नहीं लिखा रहेगा, 5 नहीं लिखा रहेगा, 2+3, 1+4 ये लिखा रहता है। उसका मतलब क्या होता है कि पहले क्वेश्चन का 1 मार्क्स, दूसरे का 4, 2+2 मतलब पहले का 2, दूसरे का 2। तो जैसे डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन आता है और मैं बोलता हूं कि डेवलपमेंट के बारे में बताओ, और उसके बाद आपको आ जाता है कि 3 तरीके बताओ जिससे डेवलपमेंट हो सकता है, 1+3 आ जाता है या 1+4 आ जाता है। तो इसका मतलब है 1 मार्क मिलेगा आपको डेवलपमेंट की डेफिनेशन के लिए, और 4 आपको वेज लिखना पड़ेंगे। तो तुरंत उसको आप चेक कर लो कि वेटेज क्या दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू। मोली, आपका क्वेश्चन। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। भैया मेरा ये क्वेश्चन है एक्चुअली कि मतलब मेरी आंसर राइटिंग तो काफ़ी अच्छी है मेरी टीचर्स के हिसाब से, बट बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं आंसर्स में जैसे कि वो बोलते हैं टीचर्स कि अगर इंट्रोडक्शन लिख रही हो तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालो, फिर नीचे इंट्रोडक्शन लिखो, कंक्लूजन की हेडिंग डालो, फिर कंक्लूजन लिखो। मतलब मैं ऐसे हेडिंग स्पेसिफिकली डालती नहीं हूँ, पूरा आंसर ऐसे लिखती हूँ, कंक्लूजन इन अ नटशेल ऐसे करके, बट वो उन्हें मेरे मार्क्स काट देती है वहाँ पे। लिख तो देना चाहिए, मतलब लिख देना चाहिए। क्या होता है उससे चेकर को भी समझ में आता है ना ये इंट्रोडक्शन है। पेपर में अगर 25 क्वेश्चन आए और आपने 25 बार इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखा, तो 50 वर्ड्स हो रहे हैं। 50 वर्ड्स लिखना मतलब 30 सेकेंड्स और 1 मिनट का काम है। तो इतनी भी आलसी क्या करना है, एग्जाम में लिख दो, चलता है। ओके। और भैया दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है और उसमें 4 पॉइंट्स बन रहे हैं, तो वो 4 पॉइंट्स की हेडिंग डालेगी और फिर उसके अंदर फर्दर 2 सब पॉइंट्स की भी हेडिंग डालनी जरूरी है क्या? 4 पॉइंट्स आपने 4 एरो बना दिए, पहला एरो, उसके अंदर 2-3 पॉइंट बना दिए, फिर 2-3 बना दिए, फिर 2-3 बना दिए। और मैं तो बोलता हूँ हिस्ट्री में जैसे 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो आपने 8 रिलेवेंट पॉइंट्स डाल दिए, और उसके बाद जितने आप उससे मिलते जुलते पॉइंट डाल सकते हो डाल दो, क्योंकि 8 मेन पॉइंट्स हो चुके हैं आपके। हाँ, और भैया लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मतलब मेरे पॉल साइंस में ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाता है, सपोज 6 मार्क का क्वेश्चन आ गया और उसमें मेरे मैक्सिमम 3, 4 या 5 पॉइंट्स बन रहे हैं, बट मेरी मैम कहती हैं कि एटलीस्ट 2 पेज के आंसर लिखना जरूरी है, फिर भले ही तुम कुछ भी उसमें बकवास करो लेकिन 2 पेज का आंसर लिखना जरूरी है। अब वो मुझे अच्छा तो नहीं लगता करने में, बट करना पड़ता है क्योंकि वो मेरे मार्क्स काट लेती हैं, तो अब क्या करूँ? ऐसा नहीं होता है। मैं फिर से वही रिपीट करूंगा कि क्वेश्चन क्या आपसे डिमांड कर रहा है। अब देखो यहाँ पर मैंने ये उनका पॉइंट एक सेंस में वैलिड इसमें है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो वो छोड़ के आ जाते हैं, राइट? ये नहीं करना है भाई, कुछ तो लिखोगे ना 6 मार्क्स का, तो आप लिखो, कुछ भी करके लिखो भाई। 6 मार्क्स में मैं आपको बता देता हूँ एवरेज आपका 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका 2.5 पेजेस का जाएगा, 2 और आधा, ठीक है, अप्रोक्स। जो आपका मतलब मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ 2.5 जाएगा, थोड़ा हैंड राइटिंग पे भी आ सकता है। मेरी एक लाइन में 8 वर्ड्स आते थे, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, मेरे बहुत पास आते थे। इसके बाद दूसरा हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में पकड़ लो आप 2.5 से लेके 3 पेजेस। अच्छा 3 पेजेस मतलब आगे पीछे 1 2 3, ये नहीं कि 1 2 3 है ना, 1 2 3, तो वो हो गया। 5 मार्क्स में ज्योग्राफी में आपका 1 पेज का जाता है, 1 से 1.5 पेज का, क्योंकि ज्योग्राफी के आंसर कंपैरेटिवली थोड़े छोटे रहते हैं। इंग्लिश में 2 मार्क्स वाला आपका आधा पेज का जाता है अप्रोक्स, और 3 मार्क्स वाला आपका हिस्ट्री में अप्रोक्स 70% पकड़ लो एक शीट का। थैंक यू सो मच भैया। ठीक, आन्या आपका क्वेश्चन है। मैं सब अब कौन आवाज कर रहा है भाई, मुझे नाम बता देना, ठीक है, जो भी कर रहा है। आन्या पूछिए। जिया जिया यार जिया तो पुरानी सब्सक्राइबर है, कोई पीछे से कर रहा होगा। आन्या बोलिए।
भैया मेरे दो डाउट्स है। सबसे पहला है कि मेरी ना राइटिंग बहुत गंदी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी राइटिंग मैं ट्राई करके अच्छा नहीं लिख सकता, बट क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी लिखता हूँ और ज्यादा लिखना होता है, तो वो अगर स्टार्टिंग में अच्छी भी शुरू हुई तो एंड तक गंदी होने लग जाती है, जिसकी वजह से प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है। और वो मेरे से लाइक ठीक नहीं हो रही। मैंने 2 साल से ट्राई करी है। दूसरा क्वेश्चन था कि ना, जैसे एक क्वेश्चन था प्री बोर्ड में, इंडिया को क्यों यूएन में एक अच्छा वो बन सकता है कैंडिडेट, है ना। तो उसमें मैंने नॉर्मल इंट्रोडक्शन 6 पॉइंट और ऐसे लिख दिया कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और ऐसे। उसमें मैंने मेरे को 6 में से 2 नंबर दिए, क्योंकि क्योंकि मैंने ऐसे नहीं लिखा था कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इस नंबर पे आती है, इतनी पॉपुलेशन है, जो एक बच्ची ने बुक के बिना ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन लिख दी थी। तो उन्होंने कहा अगर जनरल लिख सकते हो तो लिख दो, प्रॉब्लम क्या है, और ऐसे ऐसे करके। तो वो जरूरी है क्या, नहीं सिर्फ नहीं मेन नहीं पॉइंट डाले? सबसे पहले अगर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग सिर्फ ऐसी होना चाहिए कि सामने वाला पढ़ सके, रीडेबल होना चाहिए। और हमेशा पेपर उल्टा चालू करो, पहले लॉन्ग आंसर करो। लॉन्ग आंसर में एक्स्ट्रा टाइम दो, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, फ्लो चार्ट। बहुत सारे बच्चे फ्लो चार्ट एंड में बनाते हैं, एंड में भी ठीक है बट स्टार्ट में बनाना चाहिए, क्योंकि एंड में तो फिर सेंस नहीं बचता है, क्योंकि उन्हें पूरा आंसर तो आपका चेक कर ही लिया। तो सबसे पहले पेपर उल्टा चालू करो, आपके 6 मार्क्स वाले हो जाएंगे, 5, 8, 4 इनको अपना कर लो। फिर आखिरी में अगर आपकी राइटिंग बहुत, मेरी भी बहुत खराब हो जाती थी एंड में, मेरी राइटिंग कोई अच्छी नहीं, बहुत खराब है, तो एंड में फिर क्या होता है कि 2 मार्क्स में इतना कुछ बचता नहीं है, राइट, बहुत छोटे छोटे आंसर बचते हैं, तो वहाँ राइटिंग से दिक्कत नहीं होती। प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी राइटिंग पढ़ने में नहीं आती है। जब कुछ बच्चों का ए ओ पी, पी के साथ ए, मतलब समझ में नहीं आता लिखा क्या है भाई, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। तो फिर उसका तरीका ये है, एक कॉपी लेके बैठो, अल्फाबेट्स लिखो पूरे, और घर में किसी को बोलो कि भाई आप पढ़ो, और उसको ना आप रैंडम लिखो, ऐसा नहीं कि ABCD लिख दिया आपने, ऊपर नीचे करके लिख दो कि पढ़ो। और जब आपके घर वाले किसी उस पर अटके तो उस पर काम करना चालू कर दो कि भाई मेरा P सही नहीं बनता है, या मेरा O सही नहीं बनता है, A सही नहीं बनता है, तो उस पर बस काम कर लो। बाकी राइटिंग से सच कोई इशू नहीं आता, कोई इशू नहीं आता, 0%। और आपका एक क्वेश्चन है ज्यादा लिखने वाला, तो उसका आंसर ऐसा नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा गया वही लिखना पड़ता है, मन से नहीं लिखना पड़ता, मन से नहीं लिखा जाता। और भैया मैं सारे पेपर ना आज तक सारे मैंने सीरियसली सॉल्व करे। मैं कोई भी ऐसे नहीं करता कि मेरे को डर लगता है कि अगर मैं 6 मार्कर में 4 पॉइंट लिख के 2 बाई चांस छोड़ भी आऊँ तो कम प्रॉब्लम होगी, रादर देन मैंने 6 मार्कर लंबे खींच दिया और एंड के मेरे 4 2 मार्कर छूट गए। तो मेरे को उसका डर रहता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन छूट गए पूरे तो क्या होगा। होता है, आपने पेपर ऊपर से चालू करा, ठीक है, सीक्वेंस में, आखिरी में सिर्फ 5 मिनट बचे, आपका एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन चला गया, 6 मार्क्स चले गए। लेकिन मैं फिर से बोलता हूं सिर्फ 5 मिनट बचे, लेकिन आपके 6 मार्क्स के ही क्वेश्चन बचे 2-2 मार्क्स वाले। क्या आप 2-2 मार्क्स में एक एक लाइन लिख पाओगे तीनों आंसर में, कि नहीं लिख पाओगे? लिख पाओगे। तो आपको 3 मार्क्स मिल गए, एक तरफ आपके 6 चले गए, एक तरफ 3 बच गए। 2 मार्क्स में चेकर को इतनी चीजों से मतलब नहीं रहता है, उनको आपके पॉइंट चाहिए। अगर वहां पर आप छोटा आंसर भी लिख दोगे तो हाई चांसेस है कि मार्क्स मिल जाएंगे। तो आखिरी में कम चल जाता है, स्टार्टिंग में नहीं चलता है। स्टार्टिंग में आपको हमेशा ज्यादा लिखना पड़ता है, तो पेपर उल्टा ही चालू करना चाहिए अगर स्पीड स्लो है तो। सर एवरेज स्टूडेंट्स के लिए कोई टिप्स बता दो सर। रिवीजन, और कोई टिप नहीं है, रिवीजन। भाई देखो, एवरेज टॉपर माइंडसेट है और कुछ नहीं है। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया तो आप टॉपर, कुछ नहीं पढ़ा तो कुछ भी टॉपर नहीं है। मैं बोलता हूं आज आप एक IIT के बंदे को ले आइए और उसको अभी बोर्ड एग्जाम दिला दीजिए ह्यूमैनिटीज का, वो फेल हो जाएगा क्योंकि उसने नहीं पढ़ा हुआ है। तो आप उसको किस वे में टॉपर बोल रहे हो, राइट? टॉपर का मतलब ही होता है कि जो भी आप कर रहे हो उसमें आप बेस्ट हो, तो रिवीजन करो, बेस्ट हो जाओगे। इसके रिटन प्रैक्टिस भी जरूरी है सर। हाँ हाँ बहुत जरूरी है, लिख के प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब मैं सर नाम कुछ call बता out कर दो, रहा हूँ। मतलब कि कैसे कैसे करी जाए सर, हो नहीं रही हमसे प्रैक्टिस। रिवीज देखो, आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको देखना है उसके क्या PYQs हैं, PYQs को लिखकर प्रैक्टिस करना है। लिखने के बाद अपने आंसर को NCERT से, क्वेश्चन बैंक से या कहीं से भी मैच करना है कि आपका आंसर सही था या फिर नहीं था। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, यार मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब मैंने नोटिस करा है कि क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ना अपना 90% टाइम उन चीजों पर देते हैं जिनकी वैल्यू नहीं। जैसे एग्जांपल देता हूं, आप सब पढ़ के गए और एग्जाम में आपका पेन चलना बंद हो गया, तो क्या होगा? काम खत्म हो गया, हो गया, 0 हो गए। तो एग्जाम से पहले पढ़ना इंपॉर्टेंट है या सही पेन होना इंपॉर्टेंट है? पेन होना इंपॉर्टेंट है, राइट? ऐसे ही जब बोर्ड एग्जाम पास आता है तो प्रायोरिटीज बदलना चाहिए। आप एक ऐसे बच्चे हो जो स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, ग्रामर मिस्टेक करते हो, लिख नहीं पाते हो, और आप रिवीजन कर रहे हो,
कोई काम नहीं आएगा। आप एक ऐसे बच्चे हो जो बिल्कुल प्यारे आंसर लिखते हो लेकिन रिवीजन ही नहीं कर रहे हो, तो फिर वो लिखना कोई काम नहीं आएगा। तो अपनी मिस्टेक्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। दो ही चीज़ें हैं, प्रेजेंटेशन और सिलेबस। ये दो चीज़ें अगर आपसे हो रही हैं तो सब कुछ हो जाता है। तो थोड़ा सा ये देखो कि इस समय किस चीज़ की वैल्यू है, राइट? वैल्यू के हिसाब से काम करना बहुत ज़रूरी है। वैल्यू के हिसाब से काम नहीं करोगे तो फंसोगे लॉन्ग टर्म में। अब भैया मैं नेम कॉल आउट कर रहा हूँ सबके। कृष्णा बोलिए। भैया मेरा ये सवाल है कि अभी मेरा जब ये प्री बोर्ड 1 में एक क्वेश्चन आया था हिस्ट्री में कि वाई परमानेंट सेटलमेंट डिफरेंट फ्रॉम रैयतवाड़ी सेटलमेंट। तो मतलब ये ये 5-6 मार्क्स का आया था, तो मैंने लिख दिया था कि मतलब परमानेंट सेटलमेंट ये हुआ था कि इम्पोस्ट हो गया था चार्ल्स कॉर्नवालिस जब थे, और मतलब क्यों जरूरी था उसमें ये वो स्पेशलाइज्ड जेल पे हाँ सनसेट लॉ वगैरह ये सब लिख दिया था। अब वो रैयतवाड़ी सेटलमेंट समझ में नहीं आ रहा था, तो मतलब यही पूछा कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट थोड़ा। अच्छा, आपको सिलेबस पूछना है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको आंसर भेज दूंगा इसका प्रॉपर। अगर ये क्वेश्चन है कि वहां समझ में नहीं आया तो देखो भाई, आधा लिख के आओगे तो आधे ही मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको कुछ तो लिख देना चाहिए भाई। देखो मेरी बात समझो, जब कुछ ना बने तो कुछ तो लिख देना चाहिए, जीरो नहीं करना चाहिए। जीरो से तो जीरो ही हो जाता है फिर, तो ये याद रखो। मैं नेम कॉल आउट कर रहा हूँ। बाप रे बहुत सारे, इतने सारे बाप रे। मुनाली पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है। और एक चीज और पूछनी है, अभी जो गैप मिले हैं इसको मतलब यूटिलाइज कैसे करें? मैं गैप पे स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसकी टेंशन छोड़ दो आप। हाँ गैप बेस पे जरा भैया लाओ, मैं वीडियो लेकर आऊंगा। मुनाली आपका कोई क्वेश्चन है? मुनाली, जानवी आहूजा आपका कोई क्वेश्चन? गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग भैया, आपको टेलीग्राम पर फिजिकल एजुकेशन का एक क्वेश्चन भेजा था ना, जानवी आहूजा आईडी से। मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। दिगराज सर वाली डीपी लगी हुई है, वो क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है। मैं देख लेता हूँ। जकीर भाई तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, प्लीज देख लेता हूँ। पढ़ाते अच्छे, लेकिन वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, वो एक में बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि एनसीईआरटी में उतना गिवन नहीं है। देख लेते हैं। मुझे याद आ गया, आपका आईडी याद आ गया, मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बता दो एक बार। ये आप लोग टेलीग्राम पर डिस्कशन कर लेना प्लीज, क्योंकि आखिरी के कुछ समय मुझे जाना है, तो 10 मिनट है मेरे पास। और क्या, लिजा पूछिए। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। मुझे ये पूछना था कि इंट्रोडक्शन मतलब मैं जब लिजा आई है तो मुझे याद आया, मुझ पे बहुत दिनों से आरोप लग रहे थे भैया लाइव क्लास वालों को करते हैं। अभी तक जितने लोगों ने क्वेश्चन पूछा उसमें से एक लाइव क्लास वाला नहीं है। लिजा पहली आ रही है, बोलिए लिजा। और अगर कोई तो मुझे याद नहीं, सॉरी भैया मैं हूँ तो हैदर, मैंने आपका नाम लिया कहाँ अभी? लिजा बोलिए। सॉरी ओके, तो मैं जब 6 मार्क का क्वेश्चन लिखती हूँ तो वहाँ पर जी लिजा बोलिए। ओके, सो जब मैं 6 मार्क का क्वेश्चन लिखती हूँ या 8 मार्क का क्वेश्चन हिस्ट्री का अटेम्प्ट करती हूँ, तो वहाँ पर जो कंक्लूजन है मेरा लाइक बन जाता है वो। लेकिन जो इंट्रोडक्शन होता है वो बनने में मुझे लाइक कंफ्यूजन होता है कि इंट्रोडक्शन में लिखूँ क्या। पहला वो, दूसरा ये कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अगर लिख लिया तो मतलब अगर 6 मार्कर है तो अंदर 6 पॉइंट्स लिखना इज इम्पोर्टेंट अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। वो बात था। देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे कोई चीज़ पूछ रहा है तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मैंडेटरी नहीं होता है, बट अगर लिख देते तो अच्छी बात है। और कंक्लूजन इंट्रोडक्शन 2-2, 3-3 लाइन के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको आया कि इस चीज़ के, मैं क्या बोलता हूँ, इस चीज़ के 5 एडवांटेजेस बताइए, तो आपने 2 लाइन में जो भी चीज़ पूछी गई उसकी डेफिनेशन लिख दी शॉर्ट में कि इसका ये मतलब होता है और इसके ये एडवांटेजेस हैं। और कंक्लूजन में आपने, जो मैंने वीडियो बनाया था चैनल पे देखना, कि सिंपल आप एक लाइन भी लिख सकते हो कि दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेस, दीज वर द कॉजेस, या दीज वर द 6 कॉजेस पूछा गया तो 6, 3, मतलब एक लाइन बस। और जब हम एक क्वेश्चंस में फ्लो चार्ट एंड ऑल बनाते हैं तो उससे मतलब कुछ एडवांटेज मिलते हैं या उसका कोई वेटेज पड़ता है? लाइक चेकर को एक बार में क्लिक हो जाता है कि आपसे बन रहे हैं 6 पॉइंट या 8 पॉइंट या 10 पॉइंट, जितने भी पॉइंट है, तो उससे उनको पूरा आंसर नहीं पढ़ना पड़ता स्टार्टिंग में। वो पहले ही समझ जाते हैं कि आपसे बन रहा है, उसके बाद वो पढ़ते हैं। समझ रहे हो आप? एक पहला होता है कि पहले लेवल पे सामने वाले पर आपका क्या इंप्रेशन पड़ा। गाइस सिर्फ आखिरी के में 2-3 क्वेश्चन ले पाऊंगा क्योंकि 7:30 पे अर्जेंट काम है। भैया प्लीज मेरा भैया किसी मिलने जा रहे हो? ये
किससे मिलने ये हेलो आज कौन सा डे है? आज प्रॉमिस डे है कि रोज डे है? कौन सा डे है आज? ये आखिरी भैया टेडी डे है, टेडी डे। चॉकलेट प्रॉमिस टेडी डे। भैया मंडे है। भैया ये बहुत पता है। कौन से डे बोल रहे भैया हैं छोटा वाला दोगे बड़ा वाला? अरे भैया मैं छोटा वाला बड़ा वाला? ये वैलेंटाइन डे भी आ गया बताइए। भैया कैसे भैया दिन सुनो मेरी बात। कैसे दिन आ गए, वैलेंटाइन डे भी आ गया, बताइए एक क्या दो कर तीन सकते चार वैलेंटाइंस डे आ गया, ऐसे बोर्ड का डे भी आ जाएगा, फिर सीओडी डे भी आ जाएगा, हाँ फर्स्ट डे पे पहले ध्यान फिर दो। रिजल्ट डे भी आ जाएगा। भैया पहले क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन भैया भाई मेरा इतने सारे मेरा भाई बहुत जरूरी है भाई जरूरी मुझे नहीं है। लग रहा मैं क्वेश्चन ले पाऊंगा, क्योंकि यहाँ जितने हैंड रेस हो रहे हैं ना वो 5 भी गुरु आंसर दे भैया पाएंगे। गुरु भैया सुनो भैया, मैं भैया, आपको फिर ऑलरेडी ले लो। एक मिनट मेरी बात सुनो आप लोग। भैया मेरा क्वेश्चन प्लीज। अरे भैया मेरे भी ले लो। भाई भैया प्लीज। भैया पॉलिटिकल 2 मार्क बहुत हार्ड आते हैं क्वेश्चन। आप लोग एक एक करके बोल दो, मैं एक बार में आंसर करूँ। 2 मार्क्स वाला हो गया, एक और क्वेश्चन बोलो। भैया भैया वो आप इतने हैंडसम कैसे हो? हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट अभी भी डिसाइफर नहीं हो पाई है, तो मुझे भी आप लोग क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं डिसाइफर नहीं कर पा रहा हूँ लोग क्या बोल रहे हो। ये अगर अपन पेपर शफल में सॉल्व करते हैं तो सर एज यू सेड कि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, लिखना होता है 6 मार्क में क्वेश्चन होता है, लिखना होता है, छोड़ नहीं सकते हैं। बट अगर इन केस जैसे आर्टिकल या रिपोर्ट का आता है तो वो तो ऐसा है नहीं कि हमने पहले से पढ़ा हुआ है, जस्ट लाइक लिटरेचर का, वो तो रैंडम टॉपिक आ जाता है। उस केस में कैसे क्या लिख सकते हो कि मतलब आपका लिखने का भी काम पूरा हो जाए, छोड़ो भी ना आप, क्योंकि लास्ट में से 2 लाइन लिख देना 6 मार्क क्वेश्चन में, देयर इज नो सेंस ऑफ इट। चलो मैंने क्वेश्चन ले लिया है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सबसे। देखो सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं बताना चाहूंगा इंग्लिश का राइटिंग स्किल में 80% जो कंटेंट है वो सेम रहता है, चाहे कोई भी लेटर आ जाए, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, फॉर्मेट, ये सेम रहता है। ठीक, कोई भी आपको इनविटेशन आया, स्टार्टिंग की लाइन, एंड की लाइन, बीच की लाइन सेम रहती है। बस आपको ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। अगर आपने फॉर्मेट्स अच्छे से करे हुए हैं, साथ में आपने 4-5 एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं, वो आपका गलत नहीं जाएगा, उसकी टेंशन छोड़ दो, उसमें मार्क्स नहीं कट सकते। अब इतने सारे क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे, इसमें से मुझे 2-3 चीजें समझ में आई, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले गैप डेज की टेंशन आप लोग छोड़ दो, मैं वो आपका ठीक करवा दूंगा। ठीक है, इसका बहुत सारे बच्चे सीयूटी का बोल रहे हैं। भाई सीयूटी के बैचेस मैंने लॉन्च कर दिए टेलीग्राम पे, भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी, बट आप लोग को टेलीग्राम पे बता दिया मैंने। टेलीग्राम पे बता, भाई पहले तो थैंक यू बोला, तो इतना सपोर्ट आप लोगों ने दिखाया, मतलब मुझे लग रहा है अर्ली बर्ड ऑफर एंड हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑफिशियल लॉन्च भी नहीं करा, बट आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। तो देखो टेलीग्राम पे मैं बताता रहता हूँ, तो सीयूटी का अभी टेंशन मत लो भाई, अभी बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स पे फोकस करो। मुझे मैसेज आता है भैया सीयूटी में 1 महीने में कैसे करेंगे, भाई आने तो 2 अप्रैल, अभी बोर्ड्स तो कर लो, अभी उस पर इतना टेंशन मत करो। मैंने ये बहुत दिनों से बता के रखा हुआ है कि उस पर फोकस करना चाहिए जो अभी हमारे सामने है। ठीक है, ये क्लियर रखो। इसके बाद पेपर मैंने बता दिया है, आपको उल्टा चालू करना है। पेपर कभी भी सामने से मत करो, क्योंकि वो सही नहीं रहता। इंग्लिश में आप सबसे आखिरी में सेक्शन बी करना, ये पॉइंट भी याद रखना। बी मतलब राइटिंग स्किल वाला। रीजन भी बता देता हूं। राइटिंग स्किल हमारे ऊपर है, हम उस पर कितना टाइम देना चाहते हैं। मैं बोलता हूं आपको आया एक टॉपिक पर रिपोर्ट लिखने के लिए, अगर आपके पास 1 घंटे है तो आप बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखोगे, 20 मिनट्स है तो आप थोड़ा कम लिखोगे। स्टार्टिंग में जब हमारे पास 3 घंटे होते हैं ना एग्जाम में, तो हमारा दिमाग प्रेशर नहीं लेता है, तो राइटिंग स्किल में बहुत टाइम चला जाता है। लेकिन अगर हम राइटिंग स्किल को आखिरी में करते हैं तो हम प्रोसेस कर पाते हैं कि मेरे पास इतना टाइम बचा हुआ है, मुझे इतने टाइम में करना है। तो राइटिंग स्किल आखिरी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डेटा। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, उसका डेटा लिख रहे हैं, तो ब्रैकेट में ईयर भी लिखो कि भाई कौन से ईयर का डेटा लिख रहे हो। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इतने मेंबर्स हैं, तो कब है इतने मेंबर, तो ईयर मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ईयर मेंशन करना बहुत जरूरी है। 2 मार्क्स में आपको 2 पॉइंट्स लिखना है। 2 पॉइंट्स जो भी क्वेश्चन में पूछे गए वो आपको लिखना पड़ेंगे। क्या मुझे फ्यूचर में ऐसी मीटिंग्स और करना चाहिए तो बताना मुझे। मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहा है, बट मैंने बोला यार आज एक तो कर ही लेते हैं। पेन एक पेन लेके जाना। ये मत करना कि 4 तरीके के पेन लेकर जा रहे हो। उसमें भी रीजन रहता है कि कई बार क्वेश्चन उठ जाता है कि आपने चीटिंग करी है, मतलब आपने आधे आंसर लिखे, बाद में आपकी कॉपी किसी ने भर दी। तो एक ही कंपनी के पेन लेके जाना, वो कोई भी ले जा सकते हो। मैं पेंटोनिक ले जाता था, मुझे वो अच्छा लगता था, आपको जो अच्छा लगता हो आपकी मर्जी। तो एक पेन लेके जाना चाहिए।
जीटी जनरल टेस्ट का क्या करना है, इस पे मैं चैनल पे वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, अभी टाइम है, अभी आने दो, ठीक है, अभी आने दो। नहीं, एनसीईआरटी रट के आंसर नहीं लिखना होता है, लेकिन एनसीईआरटी आंसर्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। रिफ्लेक्ट होने में और रटने में बहुत अंतर होता है, तो रट्टाफिकेशन नहीं करना है, लेकिन समझ में आना चाहिए। प्रोडक्टिविटी के वॉइस नोट्स में भेजूंगा बस, और इकोनॉमिक्स की मैंने वीडियो डाल दी, मैं सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है, वो टेंशन मत लो। क्रिटिकली एग्जामिन वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया वही बताना पड़ता है। मैप्स की वीडियो आ रही है, डेट्स की वीडियो आ रही है, वो टेंशन आप लोग मत लो, ठीक है, वो मैं कर रहा हूँ। फ्लो चार्ट आपको पेन, सब कुछ पेन से करो, पेंसिल से अंडरलाइन करो, पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और टिप, मैंने देखा कुछ बच्चों का भाई बहुत अच्छी हैंड राइटिंग रहती है, तो वो बिना स्केल से भी लाइन खींच देते हैं। कर सकते हो, बहुत अच्छी बात, नहीं कर सकते तो फिर पेन से करना, ठीक है। और क्या है भाई, भाई साहब इस हमें इतने सारे क्वेश्चन चाह कर भी आंसर नहीं कर पाऊंगा। ब्लैक पेन वैसे यूज नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक ब्लू पेन करना चाहिए बस। भैया पॉलिटी स्ट्रेटेजी आ रही है, और ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी में डालूंगा फिर से, मैंने तो अभी डाली बट फिर से डालूंगा एक और। भैया सोशियोलॉजी भी सब पॉइंट की नहीं, सब पॉइंट के लिए भी ब्लू पेन यूज करो। देखना अभी एडमिट कार्ड आएगा, वहां पर भी लिखा रहेगा कि 1 पेन यूज करो। भाई साहब क्वेश्चन ही, भैया सांस ले लो, हाँ सही बात है, सांस भी ले लेना चाहिए बीच बीच में। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, फ्यूचर में हम और करेंगे। करीब हमारी 45 मिनट्स की मीट चली गई है, और करते रहेंगे, आप लोगों का फुल सपोर्ट मैं करता रहूँगा। सीयूटी में अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, उसको भी ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। सीयूटी में आपको कोई भी अपडेट चाहिए हो वो मुझे बता दीजिएगा। बोर्ड्स की तो वीडियो मैं चैनल पे धड़ाधड़ डालने ही वाला हूँ, उसकी टेंशन आप छोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डालूंगा आपके लिए। रैपिड रिवीजन सीरीज़ मैंने अपलोड कर दी है, जो बची हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी आ जाएंगी। और बस कोई भी डाउट रहे टेलीग्राम पे आप लोग पूछो, टेलीग्राम हमारे ग्रुप ऑन रहते हैं, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। कई बार ऑफ करना पड़ता है, आपने देखा भी 2-3 लोग आ गए, अब ऐसे लोग आ जाते हैं तो क्या करो भाई, फिर तो ऑफ करना पड़ जाता है, बट उनको फिर हम बैन करके वापस से ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो टेंशन किसी को भी नहीं लेना है, बोर्ड एग्जाम बहुत हंसी खेल है अगर आप मेहनत कर रहे हो सही जगह पर। मैं आज के इस मीट को उसी आखिरी पॉइंट के साथ एंड करना चाहूंगा, और मैं चाहता हूँ ये पॉइंट आप बोर्ड एग्जाम के आखिरी तक लेके जाएं। मेहनत करने से सक्सेसफुल नहीं होते हैं, सही जगह मेहनत करने से सक्सेसफुल होते हैं, राइट। अगर आप ऐसी जगह पढ़ रहे हो जो सेंस नहीं बना रही है, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, वो पढ़ाई आपके कहीं काम नहीं आएगी। आखिरी में ये देखो कि क्या चीज़ है जो आपको बाकियों से आगे बढ़ा सकती है, कैसे आप अपने आंसर्स को इंप्रूव कर सकते हो, कैसे एमसीक्यूज को सही कर सकते हो। तो टाइम अलोकेशन सही से करना इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। तो देखो भाई वो कौन सा ऐसा 20% एरिया है जो आपका 80-90% रिजल्ट लेकर आएगा। इस चीज़ पर अगर आप फोकस करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर यूट्यूब में फंसे रहोगे तो यूट्यूब पे तो एक से एक दीदी भैया आने वाले हैं, मैं तो लिख के दे रहा हूँ, बस कुछ दिन वेट करो, पूरी फीड भर जाएगी आपकी, नए दीदी नए भैया। भाई हर कोई जो 95% लेकर आ रहा है वो सही ज़रूरी नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो आपको 95-98 दिलवाते हैं, राइट। अब आप टॉपर हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा पेपर आ गया जो वही आ गया जो आप पढ़ के नहीं गए थे, तो आप 80% वाले हो गए, बट आप हो तो 95-90 वाले ना। हो सकता है आप ऐसा हो जाए कि वही क्वेश्चन आ गया जो आपसे बनते हैं, आपका स्कोर ज़्यादा आ जाएगा। तो परसेंटेज कभी नहीं बताते कि सामने वाला कितना हेल्प कर सकता है। हेल्प करने के लिए ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी बहुत ज़रूरी होती है, कि क्या वो आपको समझ पा रहा है या फिर नहीं समझ पा रहा। यूट्यूब पे वो कोई नई चीज़ बता रहा है, इसका मतलब वो सही नहीं है। मतलब आज अगर मैं आके आपको बोल दूं कि एक काम करना, पेपर 20 से चालू करना, ये एक नई तरीका है, तो अब ऐसा नहीं है गुरु भैया ने कुछ ही बोल दिया तो आप मान लोगे। क्या गुरु भैया उसके पीछे कोई लॉजिक दे पा रहे हैं आपको? जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि राइटिंग स्किल आखिरी में क्यों करना चाहिए, मैंने लॉजिक दिया कि राइटिंग स्किल में आप स्टार्टिंग में करोगे ज़्यादा टाइम लगा दोगे, एंड में टाइम कम है। किसी ने पूछा 6 मार्क्स करो एंड में या 2 में करो, मैंने बोला 2 आखिरी में करोगे, छोटे भी चल जाएंगे, 6 छोटे नहीं चलते। और आखिरी में आप इतना पैनिक करने लग जाओगे 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन दिमाग में भी नहीं आएगा। तो अगर कोई आपके साथ कोई टिप्स शेयर कर रहा है और वो किसी लॉजिकल रीजनिंग से बैक्ड है तो उसको फॉलो करो। हवाओं की बातों को मत सुनो, क्योंकि यूट्यूब पे कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पर बहुत भैया दीदी सब आ जाते हैं, कुछ भी बताते हैं। इनफैक्ट मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े चैनल है जो कुछ भी बता के चले जाते हैं। आप कंट्रोवर्सी नहीं कर सकते तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन मतलब ऐसी टिप्स शेयर कर देते हैं कि सर घूम जाता है मेरा खुद कि भाई साहब क्या चल रहा है ये, तो वो रहता है। और इनफैक्ट मुझे दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब मैं वीडियो 4 साल पहले बनाता था, अब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे अपनी पुरानी वीडियोज में भी कुछ कुछ कमियां दिखती हैं कि शायद यार ये इतना लॉजिकल पॉइंट नहीं था।
तो इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है। तो एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे करने की जरूरत नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। आखिरी टाइम पे किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर गलत काम करने की जरूरत नहीं है। और यूट्यूब पे भी सिर्फ पॉजिटिव वीडियोस देखिए, टाइम पास नहीं करना है। और सीयूटी का प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि फ्यूचर है वो। फ्यूचर को अभी से मत करिए, फ्यूचर जब आएगा तब उससे डील करेंगे। इनफैक्ट मैंने जल्दी से सीयूटी कोर्सेज भी इसलिए निकाले क्योंकि भर रहे थे मैसेज। मैंने भैया ले लो, बैठ जाओ, शांति हो गई, अब चलोगे पढ़ाई करो। ये मत कि अरे भैया कब होगा कैसे होगा। भाई बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, उस पर फोकस करो और करो। भैया आप पे पूरा भरोसा है, नहीं किसी पे भरोसा मत करो। मैं प्रैक्टिकल बात आपसे बोल रहा हूँ, सब अपने एक्सपीरियंस से चीजें शेयर करते हैं, तो उस पर अपना लॉजिक लगाना भी बहुत जरूरी है। तो लॉजिक लगाओ, मेहनत करो, किसी को भी आंख बंद करके आपको ट्रस्ट नहीं करना। बस यही बोल के आज का मैं एंड कर रहा हूँ। और कोई भी टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे मैसेज करना, आज लेट हो जाता हूँ आंसर देने में, बहुत मैसेज आ रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली होगा। और हम फ्यूचर में और भी मीट्स जरूर से करेंगे, ठीक है। बाय बाय। आखिरी में एक बार माइक और ऑन कर देता हूँ आप लोगों को बाय बाय बोलने के लिए, ठीक है। बाय एवरीवन, बाय 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 बाय, सभी को बाय, सबको बाय। बाय भैया। दूसरे इसकी रिकॉर्डिंग में थी और कर दूंगा इसकी रिकॉर्डिंग। गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय।